Okay, so in the last lecture, we had a look at vector addition, vector subtraction, vector multiplication. Vector multiplication के अंदर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देख लिया ना, हम देख सकते थे, हमने ये देख लिया फिजिकली, हमने ये देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे पास, उसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट हम दूसरे वेक्टर के साथ ले रहे हैं, वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का फिजिकली मतलब ये है कि हम ये देखें कि वो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू द प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन टू दैट वेक्टर, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। और इस ठीक हो गया। फिर आ जाती है हमारे पास एक और टाइप की प्रोडक्ट जिसमें अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और यहाँ पे इन ए और बी का जो है वो हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसमें और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। उस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट था वो एक स्केलर क्वांटिटी था, वाइल द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर दिस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब ये है कि हमें दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ तो ये चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा ए क्रॉस बी जो है इसका यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ए जो है वो इसका ए हैट जो है इसका वो क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए क्रॉस बी का हमेशा होता है, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ये वो वाली चीज़ है जो उधर रह गई थी, यानी उसमें हमने प्रोजेक्शन देखी इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यहाँ पे बी का वो कंपोनेंट है जो उसकी डायरेक्शन में नहीं है, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, तो ये आ गया। और इसके रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमेशा हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट किस चीज़ के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड रूल हम फॉलो करेंगे टू बेसिकली फिगर आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। राइट हैंड रूल क्या कहता है हमें कि फिंगर्स आपने कर्ल करनी है फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, यानी कि अगर आप ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। ठीक है, और जो थंब होगा आपका, राइट हैंड का जो थंब होगा वो डायरेक्शन दे रहा होगा आपको ए क्रॉस बी की, और वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा टू द वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये अगर एक टू डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर एक्स की डायरेक्शन में ए है और बी की डायरेक्शन में वाई की डायरेक्शन में बी है, तो जी की डायरेक्शन में जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी एज वेल एज द वेक्टर ए। वो ए और बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक हो गया, अब वो ये कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव क्यों नहीं होती क्रॉस प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव इसलिए नहीं होती कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने डायरेक्शन देखनी है रिजल्टेंट की तो आप देखोगे फिंगर्स कर्ल करोगे फ्रॉम द वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी। तो अगर हम वेक्टर ए क्रॉस बी देखें तो उसके लिए हमने फिंगर्स कर्ल की थी फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि बी क्रॉस ए का प्रोडक्ट ये रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम फिर फिंगर कर्ल करेंगे बी से ए की तरफ। इस केस में हमारा हाथ उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा होगा तो थंब जो है अब वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। इस केस में जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो तो बी ए साइन थीटा होगा, जो ऑलमोस्ट जो बिल्कुल बराबर होगा इसके। लेकिन जो चीज़ डिफरेंट होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ए एन नहीं है बल्कि माइनस ए एन है। इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है, बल्कि बी क्रॉस ए बराबर है माइनस ए क्रॉस बी के, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया तो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। सेकेंडली वो कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को ओबे करती है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव नहीं होती। इस चीज़ का जवाब जो है वो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर लूँगा कि अभी तक जो हमने देखा है उसके मुताबिक अगर हम चलें तो एसोसिएटिव क्यों नहीं हो सकती, ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये एसोसिएटिव नहीं हो सकती। कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई चीज़ तो आपको इसकी समझ अब तक आनी चाहिए। उस चीज़ को हम इंटरेक्टिव सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक हो गया, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ मूव करें तो उसी तरह से हमारे पास दो वेक्टर्स हों, ए ये वाला और वेक्टर बी ये वाला, इन दोनों को हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो उस केस में ये वेक्टर आ गया क्रॉस ये वेक्टर आ गया। अब हमें फिर दोबारा ये पता होना चाहिए कि एक्स क्रॉस एक्स क्या होता है और वाई क्रॉस वाई क्या होता है और जी क्रॉस जी क्या होता है। सिमिलरली एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, एक्स क्रॉस जी क्या होता है।
अब हमें पता है कि x क्रॉस x जो है वो तो ज़ीरो होगा, इसी तरह y क्रॉस y भी ज़ीरो होगा, इसी तरह z क्रॉस z भी ज़ीरो होगा। रीज़न क्या है? मैंने आपको कहा था कि ये वो कंपोनेंट देखेगा जो परपेंडिकुलर होगा दूसरे उसके, ठीक है, यानी कि साइन वाला कंपोनेंट जो था, तो b साइन और ये आपके पास आ गया a, ठीक है। तो इन केस आपके पास आप x क्रॉस x कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक वेक्टर का उसी के साथ वो ले रहे हो, इसका मतलब उसका आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कोई नहीं है, वो तो एक दूसरे के बराबर हैं, ज़ीरो एंगल है उसके दरमियान में। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो। और अगर हम देखें कि x क्रॉस y क्या होगा, तो मैंने कहा था कि रिजल्टेंट जो है वो हमेशा राइट हैंड रूल से पता करेगा। x से y की तरफ को कर्ल करेंगे तो z की डायरेक्शन हमारे पास आएगी। सिमिलरली y से z की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे तो x की डायरेक्शन आएगी, और z से x की तरफ करेंगे तो y की डायरेक्शन आएगी। इस चीज़ में आपने ये याद रखना है कि ये चीज़ जो है साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करती है। अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता होता तो हम कह देते कि x क्रॉस y जो है वो z के बराबर है, तो y क्रॉस x भी z के बराबर है। लेकिन y क्रॉस x z के बराबर नहीं, बल्कि माइनस z के बराबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, अभी हमने उस चीज़ को पीछे देखा है। सिमिलरली जी क्रॉस वाई जो है वो माइनस एक्स के बराबर होगी, इसी तरह एक्स क्रॉस जी जो है वो माइनस वाई यूनिट वेक्टर के बराबर होगी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल्स टू जी, वाई क्रॉस जी इज इक्वल्स टू एक्स, और जी क्रॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये एक साइक्लिक ऑर्डर है एक्स वाई जी का। ये जब तक इस साइक्लिक ऑर्डर में चलती चलेगी उस वक्त तक तो सिंपल इसके बराबर आएगा, और जब इस साइक्लिक ऑर्डर को तोड़ेगा तो फिर आपको आपके पास माइनस का साइन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ए क्रॉस बी को उसने मल्टीप्लाई किया और ये चीज़ें दोनों पुट की, उसके अंदर जो भी वैल्यू आती है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बना वो कुछ इस तरह से बना कि एक्स क्रॉस इंटू ये, एक्स हैट इंटू ये, और वाई हैट इंटू ये, और जी हैट। अब इस जब भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा दो वेक्टर्स का, तो हम इस तरह से उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना मुश्किल है, तो इसको याद रखने का एक और तरीका ये है कि इसमें आप एक्स हैट, वाई हैट और जी हैट ऊपर वाले मैट्रिक्स के ऊपर वाले रो में ले लें, और नीचे एक्स ए वाई ए जी, और उससे नीचे थर्ड रो के अंदर आप बी एक्स बी वाई बी जी ले लें, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा आपके पास, दैट विल बी बेसिकली द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस एक्स। और डायरेक्शन किस तरह से होगी वो सिंपली राइट हैंड रूल जो है हमें वो डायरेक्शन जो है वो दे देगा। उसी तरह से एक एनिमेशन अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी एंगल ज़ीरो होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई नहीं है, बी साइन थीटा इज़ ज़ीरो। जैसे ही थीटा की वैल्यू हमारे पास बढ़नी शुरू हो गई तो अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास आनी शुरू हो गई है। अगर हम ए क्रॉस बी देखें तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ये राइट हैंड रूल है। फिंगर हमारी कर्ल हो रही है ए से बी की तरफ, तो जो थंब है वो दे रहा है हमें डायरेक्शन ऑफ सी। सिमिलरली ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और उसके बाद जब इसने 180 डिग्रीज को क्रॉस किया तो अब अगर आप देखो तो आपको डायरेक्शन सी की अपोजिट नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप फिंगर कर्ल करोगे राइट हैंड की तो आप देखोगे कि ए से बी की तरफ जब आप कर्ल करोगे तो आपको जो थंब मिलेगा वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। इस केस में अगर आप देखो तो वैल्यू जो है, जो डायरेक्शन है सी की, सी वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की, वो अब उलट हो गई है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट केस वेयर द वैल्यू ऑफ थीटा वाज लेस देन 180 डिग्रीज। तो ये हमें अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के थीटा वेरी करने से हमारे पास जो है वो किस तरह से वेरिएशन आती है। फिर हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को हमने फिजिकली ये कहा कि हम ये देखते हैं कि बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वो है वो क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वेक्टर बी जो है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बेसिकली जो बी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है, और ए बेसिकली जो है हमारे पास वो मैग्नीट्यूड बनता है फर्स्ट वेक्टर का। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एज वेल एज बी। इसी तरह से अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि उसका जो रिजल्टेंट होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी हमने देख लिया कि एक स्केलर वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है और दो वेक्टर्स आपस में किस किस तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स की तरफ कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हो, वो कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स है ये इट इज़ नॉट ऑलवेज मीनिंगफुल। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एक हम देखें कि हमारे पास एक
प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और प्रोडक्ट हमारा किस तरह से है, मैं कहता हूँ ए है क्रॉस बी डॉट सी है, सॉरी यहाँ क्रॉस नहीं है, यहाँ डॉट है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि बी डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी देगा और स्केलर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ absurd है, ठीक है। तो वो कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब भी आपके 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक सेंस बनाएंगे। हाँ, बना भी सकते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो आपको ए डॉट बी क्रॉस सी नज़र आ रहा है, तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर देगा रिजल्टेंट और उसके साथ हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। सिमिलरली बी सी क्रॉस ए आपको एक देगा और उसका डॉट प्रोडक्ट हम बी के साथ ले सकते हैं और इसी तरह ये ठीक हो गया। तो ये इसको आप बोलते हैं, इसका अगर आप देखें तो आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा बी क्रॉस सी। ये आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, क्यों? क्योंकि बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और दो वेक्टर्स का जो आपस में डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? एक स्केलर होता है। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसमें हम चीज़ ये करें कि हम इन दोनों की वो बदल दें, यानी कि ये बी डॉट बी क्रॉस सी की बजाय यहाँ पे सी क्रॉस बी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अब सी क्रॉस बी से क्या होता है? हमने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो अब लास्ट वेक्टर से उलट होगी, यानी कि -7 आ जाएगा। तो ए डॉट सी क्रॉस बी हमेशा क्या आएगा? इसके साथ बाहर माइनस आ गया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी, सिमिलरली माइनस ऑफ माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी और सिमिलरली। इन तीनों केसेस के अंदर अगर आप देखो तो उसने क्या किया कि डायरेक्शन जो है वो इसकी चेंज की है। ठीक हो गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा वो हमने देख लिया, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर जो है हमारा वो बदल रहा है। जब साइक्लिक ऑर्डर बदलेगा तो ऑब्वियसली हमने कहा था कि डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब आ जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल जो है वो बुक के अंदर है, इसको एग्जांपल 3-1 कहेंगे। वेक्टर और एंगल की है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसके केस में एग्जांपल के अंदर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है .1 और ये पॉइंट पड़ा कहाँ हुआ है? 2 3 3 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 2, वाई एक्सिस के ऊपर 3 और जी एक्सिस के ऊपर 3, ऐसी जगह पे पॉइंट है। अब ये पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये 2 एक्स एक्सिस पे है, 3 वाई एक्सिस पे है और जी पे भी 3 है। तो जी का ये रहा और वाई का ये रहा और एक्स का ये रहा 2। ठीक है, तो हमने देख लिया कि पॉइंट क्या है। तो ये हमेशा अब आपने सीख लेना है कि इसको पॉइंट को आपने लगाना कैसे। अगर मैं आपको नए सिरे से लगाना सिखाऊं तो ये आपके पास तीन जो है वो एक्सिस थे। इसको हमने बोल दिया ये एक्स एक्सिस है, इसको बोल दिया वाई एक्सिस है, इसको बोल दिया जी एक्सिस है। और अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि पॉइंट P1 आपने ड्रॉ करना है जो 2 3 और 3 है, तो आपने ये देखना है कि मैंने ये पॉइंट किस तरह से लगाना है। आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, इसी तरह यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2, इसी तरह यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे हमें 3 तक चाहिए तो हम इसको आगे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 3 है। अब क्या करना है? x जो है वो 2 पे है तो उसको हम ले जाएंगे सीधा 2 से। दूसरा हमारे पास था y जो 3 पे था, तो ये आ गया 3 पे, यहाँ पे 3 था। और z हमारे पास जो था वो 3 पे था। तो जो हमारा पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। इसकी स्ट्रेट ऊपर चले जाएं, कहाँ तक? 3 तक। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारे पास बना है जो 3 तक आया है, ये पॉइंट हमारे पास P1 है जिसको हमने 2 3 और 3 का है। ठीक है, तो इस चीज़ को सीखने का भी एक तरीका है कि P पॉइंट को आपने 3 डायमेंशन के अंदर ड्रॉ कैसे करना है। बेसिकली आपने पार्टीशन करनी है, स्केलिंग करनी है और आपने वहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। अब वो कहता है इसी तरह से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट जो है वो 1 -2 और 2 है। इसमें अगर आप देखो तो वाई एक्सिस जो है वो आपका माइनस की तरफ, तो -2 इधर आ गया, बाकी वो 1 एज इट इज़ और 2 एज इट इज़। ठीक है, एक पॉइंट हम आपके पास P2 आ गया। अब वो आपको कहता है कि वेक्टर ए जो है बेसिकली इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू P1। वेक्टर ए जो है वो ओरिजिन पॉइंट से P1 की तरफ गया, ये वेक्टर ए है। इसी तरह वेक्टर बी जो है इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। वेक्टर बी जो है वो पॉइंट P1 से लेके P2 की तरफ आया, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए क्या है, फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका यूनिट वेक्टर क्या है।
तो वेक्टर ए जो है बेसिकली वो क्या है, वो आपको नज़र आ रहा है कि ए एक्स की वैल्यू आपको नज़र आ रही है यहाँ पे 2 है, ए वाई की नज़र आ रही है 3 है, और ए जी की नज़र आ रही है आपको कि 3 है। तो आप अगर वेक्टर के तौर पे इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एक्स की डायरेक्शन में जो ए एक्स है वो 2 है, वाई की डायरेक्शन में 3 है, और जी की डायरेक्शन में भी 3 है। तो ये वेक्टर ए है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने कहा है फाइंड करनी है कि मैग्नीट्यूड जो है वो ए का आपके पास क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस सब का अंडर रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा। फिर पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर जो है वो ए वो क्या होगा। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि वेक्टर से डिवाइड कर देना है अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर हमारे पास था एक्स हैट 2 प्लस वाई हैट 3 प्लस एस जी हैट 3। इसको आप डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, जो भी ऊपर वैल्यू निकली होगी तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर क्या है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम वो आपको कह रहा है कि एंगल निकालें, एंगल दैट ए मेक्स विद द वाई एक्सिस। अब वो एंगल निकालना है जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ बनने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए का वाई की डायरेक्शन के अंदर जो है वो कंपोनेंट क्या है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमने देखना होगा ना कि किसी एक किसी भी वेक्टर का इन सम डायरेक्शन क्या प्रोजेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब इसके केस में वो कह रहा है कि आप एंगल निकाल के दो ए का जो वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। वो कैसे पता लगेगा, ए डॉट वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। इससे हमें क्या पता लगेगा कि ए का वाई की डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या है, यानी कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, वाई हैट का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा। थीटा कौन सा है, थीटा वो है जो ए वाई के साथ बना रहा है, ठीक है। अब हम ए डॉट वाई ये निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, जो भी वैल्यू निकली होगी यहाँ पुट कर लेंगे। वाई का मैग्नीट्यूड तो 1 होना है, कॉस थीटा एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, थीटा हमें नहीं पता। ए डॉट वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वाई ए क्या था हमारे पास, ये था, ये पूरा ये है। तो ए डॉट वाई निकालेंगे तो एक्स डॉट वाई तो ज़ीरो हो गया, जी डॉट वाई भी ज़ीरो हो गया, तो वाई डॉट वाई 1 होगा, यानी कि ए डॉट वाई क्या है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे वैल्यू निकलेगी ए की उसको इसके नीचे ले जाएंगे, और कॉज इनवर्स की वैल्यू से हम थीटा जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स वट एवर द वैल्यू कम्स हेयर, वो हमारे पास वैल्यू ऑफ थीटा निकल आएगी। ठीक हो गया। अगला काम वो कहता है जी वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी हमने कहा था पॉइंट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी डिस्टेंस वेक्टर होगा हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है। अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें P2 माइनस P1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो P2 हमारे पास क्या है, एक्स हैट माइनस 2 वाई हैट माइनस माइनस नहीं प्लस 2 जी हैट, ये आ गया P1 माइनस, इधर हम देख लेंगे 2 एक्स हैट प्लस 3 वाई हैट प्लस 3 जी हैट। तो ये हमें वेक्टर की जो है वो वेक्टर दे देगा, कौन सा, जो वेक्टर बी है जो डायरेक्ट कर रहा है पॉइंट P1 से पॉइंट P2 की तरफ। फिर इससे आगे वो कहता है कि एंगल निकाल के दो जो वेक्टर ए और बी के दरमियान में बन रहा है। अब वो एंगल पूछ रहा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में बन रहा है। इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये वही काम जो मैंने आपको पहले बताया था उसको उसने किया हुआ है। यहाँ उसने डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वाई के साथ लेने की बजाय, क्योंकि थीटा लेना था, तो उसने ए डॉट बी से कर दिया। हमें बी का भी पता है क्या है और उसका भी पता है क्या है, तो यहाँ पे हमने ये बी की वैल्यू उस तरह से फाइंड की जैसे मैंने आपको कहा था, बी बीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ए डॉट वाई डिवाइडेड बाई ए। ये फिर वो बी की वैल्यू उसने निकाल ली जैसे अभी हमने पीछे निकाली है। फिर डी में उसने कहा है कि मुझे एंगल निकाल के दो बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के अंदर एंगल अगर आपने निकालना है तो ए डॉट बी ओवर ए, ये तो हमने वही यूज़ कर लिया है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ से उसने क्या किया है कि ए का वेक्टर पता है, बी का वेक्टर हम निकाल चुके हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसको उसके नीचे ले जाएंगे और फिर कॉस को उधर ले जाएंगे। तो कॉस इनवर्स जो भी वैल्यू निकलेगी वो ले लेंगे, तो ये 145.1 आ गया। अब ये वो एंगल है जो ए बी के साथ बना रहा है 145, ठीक हो गया। फिर उसने कहा है कि मुझे निकाल के दो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू वेक्टर बी।
अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा है फ्रॉम ओरिजिन टू वेक्टर बी। अब ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये उसने लाइन ड्रॉ कर ली। मांग क्या रहा है वो, इसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है कि OP3 का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गई। अगर ये थीटा हमें पता हो तो हम ये साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस थीटा को निकालने के लिए ये ए और बी का उसने आपस में जो एंगल बन रहा था वो तो उसने पहले निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये थीटा निकालना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्रीज में से इस थीटा को अगर हम माइनस करें तो बाकी ये वाला एंगल बच जाता है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने किया कि OP3 देखा और उसने कहा कि वो है ए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ए वेक्टर क्या था, ये वेक्टर था, ठीक है। तो उसका आ गया, क्या उसका नाम है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड वेक्टर बी सेम एज शोन इन फिगर फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड आ गया इसका, साइन क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर हमने निकालना है। तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज इधर चला गया, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। और साइन यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो वैल्यू इसमें से हमने पुट कर दी, ये 145.1 हमने निकाली थी 180 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारे पास 22, इसका मैग्नीट्यूड था, ये आ गया हमारे पास 2.68। ये बेसिकली क्या है, OP3 है। तो ये हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वाली, ठीक हो गया। यहाँ से उसने थीटा निकाल लिया। ये इस इधर कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली ले रहे हैं तो हमें एंगल ये चाहिए, और ये एंगल जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन बाहर वाला एंगल हमें पता है। तो अंदर वाला एंगल क्या है, 180 डिग्रीज माइनस बाहर वाला एंगल जो है वो अंदर वाला एंगल, तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ये एग्जाम्पल जो है हमारी यहाँ पे सॉल्व होगी। अब आ जाता है जी ये तो हम देख चुके हैं। वेक्टर वो हमने देखी थी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या थी, जिसमें हमारे पास ए डॉट अंदर क्रॉस प्रोडक्ट होती थी, इसको हम बोलते थे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि इसका जो जवाब आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी आता था। दूसरी टाइप जो ट्रिपल प्रोडक्ट की हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, नाम से जाहिर है कि इसका जो जवाब आएगा आपके पास वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसमें क्या है, तीनों के तीनों क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या मतलब, पहले बी सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जवाब में एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और जवाब हमेशा क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसी तरह से इसका एक रूल है जिसको ये बोलते हैं बैक कैब रूल, ठीक है। बैक कैब रूल में क्या है कि आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर देखें तो जवाब जो है वो आपका बी, ये बी इंटू ए डॉट सी है। ये मैं आपसे पूछूंगा इंटरेक्टिव सेशन में कि ये किस किस्म की प्रोडक्ट है, क्या ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या ये सिंपल प्रोडक्ट है, क्या ये डबल प्रोडक्ट है, ये किस टाइप की प्रोडक्ट है, वो मैं आपसे उसके अंदर पूछूंगा। इसको देख के आपने जवाब देना है, जो अभी तक हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो इसकी टाइप क्या है, ये रूल क्या कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो बराबर होगा बी इंटू ए डॉट सी। हम याद रखिएगा कि ये सारे वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बोल्ड नहीं किए हुए। तो बी इंटू ए डॉट सी है और सी इंटू ए डॉट बी है। तो ये रूल है एक, इसका जो क्या उसका नाम है, प्रूफ है, वो आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। वो आपने सबमिट करवानी होगी नेक्स्ट वीक। 2 पर्सन्स जो है वो पर ग्रुप आपकी एक असाइनमेंट होगी, लेकिन क्योंकि 2 बच्चे हैं इस बात को याद रखिएगा कि 2 असाइनमेंट जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ आप यूज़ करें उसका रेफरेंस जो है वो आपने लाजमी मेंशन करना है साथ, और उसका लॉजिक लाजमी मेंशन करना है कि इसका लॉजिक क्या है, जो भी स्टेप आप लेके चल रहे हैं। बहुत छोटी सी असाइनमेंट होगी, इसलिए मुझे हर स्टेप का रेफरेंस, हर स्टेप का लॉजिक लाजमी चाहिए। आगे इंग्लिश में एक नोट लिखा होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके पीछे साइंस क्या है, क्यों ये इस तरह से होता है, ठीक हो गया। तो ये इसमें आपने क्या करना होगा, एक साइड पे आप ए बी और सी पहले 3 वेक्टर्स ले लेंगे, और फिर इस साइड को सॉल्व करेंगे, फिर इस साइड को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर आते हैं या नहीं आते। ये असाइनमेंट लाजमी है, ताकि आपको अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सब चीज़ों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर हो सकती है उतनी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ताकि हम जब नेक्स्ट मूव करें तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम जो है वो ना फेस करने को मिले, ठीक हो गया।
अब वो कहता है एक लास्ट चीज़ रह गई है जिसको डिवीजन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। वो कहता है डिवीजन ऑफ वेक्टर डिफाइन नहीं होती। ठीक है, कभी भी दो वेक्टर डिवाइड नहीं होते, कभी भी जो है एक्सप्रेशन सच एज के ओवर ए और बी ओवर ए दे आर मीनिंगलेस, इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। ठीक हो गया। तो डिवीजन ऑफ वेक्टर्स जो हैं आपके पास वो डिफाइंड नहीं है वेक्टर कैलकुलस के अंदर और वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंट्रोडक्शन की तरफ। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। जो भी आपको अभी तक इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।